छात्र विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। अब से पहले की क्लासों में कक्षाओं में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी। उससे आगे हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं, मनोविज्ञान को मैंने बताया लास्ट में 20वीं शताब्दी में आकर के व्यवहार का विज्ञान माना गया और उसकी अनेक शाखाएं हैं। उन्हीं में से एक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसके बारे में शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें दो चीज़ हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का कार्य क्या है कि मनोविज्ञान क्या करता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। और शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करती है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार का अध्ययन क्या करता है कि बालक की अभिव्यक्ति, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसका स्तर किस तरीके का है, किस लेवल का है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। और उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और शिक्षा का कार्य होता है व्यवहार परिवर्तन करना, कि जिस स्तर का, जिस लेवल का, जिस योग्यता का, जिस क्षमता का बालक है उसको उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान बालक को व्यवहार का अध्ययन करता है, बालक को जानता है, बालक को पहचानता है कि बालक किस तरीके का है, किस तरीके की शिक्षा इसको चाहिए, और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो दोनों का कार्य क्या हुआ, व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा किसके अनुसार दी जाती है, मनोविज्ञान के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि शिक्षक को मनोविज्ञान की वह जानकारी होनी चाहिए जो शिक्षण में जरूरत पड़े और बालक को पहचान सके और बालक के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सके। अब हम आगे देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण में आने वाली समस्याओं को दूर करता है, शिक्षण में सहयोग करता है, बालक के विकास में सहायता करता है। वो मनोविज्ञान जो शिक्षा के प्रत्येक पहलू की समस्याओं का समाधान, सुझाव और उसके विकास में योगदान देता है, उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इसके जो 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू है 5, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है शिक्षार्थी। वो कौन है, शिक्षार्थी, स्टूडेंट। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है शिक्षार्थी, स्टूडेंट। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है वातावरण, कि वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग, बालक के अकॉर्डिंग वातावरण, ये इसका सेकंड पहलू। तीसरा पहलू है अधिगम प्रक्रिया। तीसरा पहलू कौन सा है, अधिगम प्रक्रिया। लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस, और पहला बताया मैंने वातावरण, क्लाइमेट। और चौथा जो इसका पहलू है, चौथा जो पॉइंट है वो है
शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया जिसे कहते हैं टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया जिसे कहेंगे टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस ये इसकी चौथी प्रक्रिया। और पांचवी प्रक्रिया है शिक्षार्थी का मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी का मूल्यांकन। 5 मुख्य बिंदु होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मुख्य जो बिंदु है वो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, कि शिक्षा जो भी तैयार की जाती है वो विद्यार्थी के अनुसार की जाती है, विद्यार्थी के अकॉर्डिंग की जाती है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए। वातावरण शुद्ध वातावरण होना चाहिए। दूसरा, यदि शुद्ध वातावरण होगा तो विद्यार्थी की शिक्षा अच्छी होगी। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया अच्छी कब होगी? जब अच्छा वातावरण होगा, अच्छा पाठ्यक्रम होगा, अच्छा शिक्षक होगा और अच्छा क्लास का जो वातावरण है वो होगा। और जो चौथा है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, क्रम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। और पांचवा जो लास्ट है वो है शिक्षार्थी का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट है जो कौन से लेवल का है, किस तरीके की इसको शिक्षा चाहिए, और इसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, कौन कौन से मौके इसको दिए जाने चाहिए। तो ये 5 मुख्य बिंदुओं को लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान आगे बढ़ता है। और इसके बारे में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी हैं। और वो परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में परिभाषाएं जो स्किनर ने दी है। और स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में उन अनुसंधानों का प्रयोग है जो मानव तथा प्राणियों के अनुभव तथा व्यवहार से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा में वो अनुसंधान हैं जो मानव तथा प्राणियों के अनुभव तथा व्यवहार से संबंधित हैं। ये कौन कहता है? स्किनर। कि शिक्षा के वो अनुसंधान जो मानव और प्राणियों के व्यवहार का अनुसंधान करता है, पहचानता है। दूसरा, पील महोदय, पील एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि यह शिक्षा का मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका मनोविज्ञान है? कौन सा मनोविज्ञान है? शिक्षा का मनोविज्ञान है। एक जो शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत सीखने के जो अनुभव हैं उनकी व्याख्या करता है और उनका वर्णन करता है। और जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान के बारे में कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कि उसकी खोज और उसके जो भी वो हैं समस्या हैं उनका सबका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि एजुकेशनल शिक्षा मनोविज्ञान, नेचर ऑफ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी।
नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि प्रकृति क्या होती है कि एक वास्तविक स्थिति किसी भी व्यक्ति की, प्राणी की, वस्तु की, तत्व की जो वास्तविक स्थिति होती है उसे प्रकृति कहते हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो कैसी उसकी वास्तविक बेस उसका कैसा है, कैसी उसमें एबिलिटीज़ हैं, क्या वो करता है, क्या कर सकता है, उसे कहते हैं प्रकृति, जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होती है। वास्तविकता जिसके अंदर होती है, मूल जिसका होता है, बेस जिसका होता है, उसे कहते हैं नेचर। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसमें पहला है कि यह है मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, विधायक विज्ञान है। विधायक मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक का मतलब होता है पॉजिटिव, विधायक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। विधायक का मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा विद्यार्थी में ये देता है और इसे विधायक विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा है, यह है व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। इट इज़ ये बिहेवियरल साइंस, इट इज़ ये व्यवहार का विज्ञान है। ये तीसरा क्या है कि कैसा विज्ञान है, ये है प्रयुक्त विज्ञान है। यह प्रयुक्त विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, प्रयुक्त विज्ञान है। यह प्रयुक्त विज्ञान है। प्रयुक्त मतलब अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस जिसके ऊपर किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं अप्लाई, प्रयुक्त विज्ञान है। यह सामाजिक विज्ञान है। यह कौन सा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। यह सामाजिक विज्ञान है। कौन सा है, सामाजिक, सोशल साइंस। सोशल समाज में होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं वो विद्यार्थी के अकॉर्डिंग है, व्यक्ति के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और शिक्षा के लिए वो कितने फायदेमंद हैं, इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है। और क्या है, ये सलाह का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है। यह शिक्षा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, शिक्षा का, एजुकेशनल साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है, शिक्षा का विज्ञान है। और ये दूसरा, यह सलाह का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, सलाह का विज्ञान है कि इसके अनुसार जिस तरीके का विद्यार्थी है उसी को उसके अकॉर्डिंग ही उसके विकास की सलाह दी जा सकती है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की इसको शिक्षा दी जानी चाहिए, आगे इनको किन किन क्षेत्रों में मौका दिया जाना चाहिए। और अगला है, यह है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल विज्ञान। प्रयोगात्मक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा में अनेक प्रकार के अनुसंधान प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और देखा जाता है कि कैसे कैसे परिवर्तन शिक्षा में किए जाने चाहिए, पाठ्यक्रम में किए जाने चाहिए। और यह विकासशील विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, यह विकासशील विज्ञान है। विकासशील विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है, विकासशील विज्ञान है कि इसके द्वारा विकास किया जाता है। विकास किसका किया जाता है, शिक्षा का किया जाता है। समय के अकॉर्डिंग शिक्षा का विकास किया जाता है, विद्यार्थी का विकास किया जाता है, पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, वातावरण में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान मतलब पॉजिटिव विज्ञान। साइकोलॉजी एज ए पॉजिटिव साइंस मतलब सकारात्मकता विद्यार्थी के अंदर लाती है और सकारात्मकता से विद्यार्थी अपने मन से अपने अकॉर्डिंग और खुद भी अपना विकास कर सकता है। दूसरा है, यह व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मतलब मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है जो
विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है कि उसका व्यवहार कैसा है, कैसी उसको ज़रूरत है, किस शिक्षा की ज़रूरत है, क्या क्या इसके सामने समस्याएं आ रही हैं, इनको किस तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है। एक कार्य ये सही तरीके से नहीं कर सकता तो दूसरा सफल अच्छा कार्य कौन सा ये कर सकता है, इसका अध्ययन कौन क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये प्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब कि अप्लाई किसी के ऊपर कोई भी कार्य करने के लिए अप्लाई किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। और यह सामाजिक विज्ञान है कि समाज का अध्ययन करता है, समाज में आने वाली समस्याएं, समाज को किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है, समाज के विकास के लिए किस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, तो उसका सभी का अध्ययन क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। और इसे कहेंगे सामाजिक विज्ञान। ये कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। दूसरा है शिक्षा का मनोविज्ञान है। शिक्षा का मनोविज्ञान मतलब शिक्षा में आने वाले प्रयोग, अनुसंधान, खोज, व्यवहार, इन सभी का अध्ययन ये करता है। और ये सलाह का विज्ञान है। सलाह का विज्ञान किसे कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार विद्यार्थी की गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है, उसको निर्देश दिए जाते हैं, उसको सलाह दी जाती है कि तू क्या कर सकता है, किस लेवल का कार्य कर सकता है, किस तरीके की तेरे को शिक्षा चाहिए, किस तरीके का तेरे को व्यवसाय चाहिए, किस तरीके के व्यवसाय में तू सफल हो सकता है। तो उस तरीके की उसका अध्ययन करके, उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसको सलाह दी जा सकती है। यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अनेक प्रयोग मनोविज्ञान के द्वारा अनेक प्रयोग किए गए। लर्निंग थ्योरी, सीखने के अनेक सिद्धांत, विकासशील सिद्धांत, विकास के ऊपर अनेक प्रयोग किए गए। जैसे मैं आपको थ्योरियों के नाम बताऊंगा कि जैसे पावलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, वर्दीमर कोप का, कोलर का गेस्टाल्टवाद, जिसे समग्रवाद भी कहते हैं, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रयोगों के आधार पर तैयार किए गए हैं कि विद्यार्थी सीखता कैसे है, किस तरीके से सीखता है। और यह विकासशील विज्ञान है कि विकास जैसा विद्यार्थी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, वो जैसा चाहेगा वैसा उसको पढ़ाया जाएगा, और उसके व्यवहार का परिवर्तन किया जाएगा। किसके अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, कि मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो कौन सा विज्ञान हुआ, यह विकासशील विज्ञान है। तो ये इसकी एक क्या है, प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइंस। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के शिक्षक क्या क्या कार्य करता है वो मैं बताऊंगा आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, क्या क्या कार्य, क्षेत्र, स्कोप, क्या क्या कार्य शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो उसमें सबसे पहला मैं लूँगा अभिवृद्धि एवं विकास। सबसे पहला कार्य क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों एक जैसे शब्द हैं, वृद्धि और विकास, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। वृद्धि होती है जो हमेशा, विकास हमेशा चलता रहता है, और वृद्धि कुछ समय में जा कर के रुक जाती है। तो अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या कार्य करता है? अभिवृद्धि एवं विकास का ये अध्ययन करता है। और मनोशारीरिक तत्वों का अध्ययन करता है। कौन से तत्व? मनोशारीरिक तत्व। मनोशारीरिक तत्व, मनोशारीरिक तत्वों का ये अध्ययन करता है। मनोशारीरिक तत्वों का ये अध्ययन करता है। तीसरा कार्य इसका है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है कि ये अध्ययन करके व्यक्ति की विभिन्नताओं को बताता है। कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है, किस लेवल का है, क्या और लोगों से ये किस तरीके से अलग है और इसको किस तरीके की शिक्षा चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ये अध्ययन करता है। और मानसिक प्रक्रियाओं का ये अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का ये अध्ययन करता है। चौथा क्षेत्र इसका क्या है? मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस का ये अध्ययन करता है। अगला है कि पाठ्यक्रम का निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण, मनोविज्ञान के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि किस मनोविज्ञान से विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन होता है, विद्यार्थी के स्तर का अध्ययन होता है, विद्यार्थी की रुचि का अध्ययन होता है, विद्यार्थी की क्षमता का अध्ययन होता है। तो उस अध्ययन को करने के बाद में हमको पता चलता है कि इस विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, समावेशी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विशेष विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण क्या करता है? मनोविज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगला है अचेतन मन। अगला क्या है? अचेतन मन। अचेतन मन, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड होता है। अचेतन मन तीन प्रकार के बताए गए हैं और तीन प्रकार के मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से मन हैं। चेतन होता है एक, कौन सा होता है? चेतन। दूसरा होता है अर्धचेतन और तीसरा होता है अचेतन। तीसरा कौन सा होता है? अचेतन। अब मन का, चेतन मन होता है केवल 10%। कितना होता है? 10%। अचेतन मन होता है 90%। अचेतन मन कितना होता है? 90%। और चेतन मन 10%। चेतन मन वो होता है जो हम अभी जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं चेतन मन। और जो कार्य कर रहे हैं वो कुछ देर बाद में हमारे जो पीछे अचेतन मन में वो चला जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो वापस उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो वापस उसको चेतन मन में लाते हैं। तो जो वर्तमान में जो कार्य करते हैं, जो जिस मन से करते हैं उसे कहेंगे चेतन मन। और जो अचेतन मन जो कार्य कर दिया, जो हमने कार्य कर लिया, पहले का जो कार्य हमारे दिमाग में है उसे कहेंगे अचेतन मन। और आप अभी कहोगे कि अर्धचेतन मन क्या हुआ? 10% चेतन मन है, अचेतन मन 90% है। तो अर्धचेतन मन क्या है? अर्धचेतन मन वो है जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, किसी कार्य करने की इच्छा होती हैं और उस कार्य को हम नहीं कर पाते। तो वो दमित इच्छाएं बार बार हमारे दिमाग में आती हैं, बार बार हमको परेशान करती हैं, उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। और मैं उदाहरण दूं, जिस प्रकार से हम कोई कार्य चेतन मन में नहीं कर पाते हैं तो वो सपने में आकर के उस कार्य को, जैसे जिस कार्य को हम चेतन मन में नहीं कर पाते हैं और वो सपने में आकर के उस कार्य की पूर्ति हम करते हैं, उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। जिस प्रकार से ये एक घड़ा है और जिस प्रकार से ये एक घड़ा है और इसमें बाहर का 10% चेतन और ये अचेतन, क्योंकि जो कार्य हो गए
वो अचेतन मन में चले गए। और जो किनारे पर अचेतन मन भरने के बाद में जो किनारे पर जो झलकती है जो चीज़ें, उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। कौन सा कहते हैं? अर्धचेतन मन। की चेतन मन में जो इच्छाएं होती हैं, उनको जिनको इच्छाओं की पूर्ति हमारे चेतन मन में नहीं होती हैं, वो अचेतन मन से वापस चेतन मन में आने के प्रयास करती हैं, तो उन्हें कहते हैं अर्धचेतन। और वो होती हैं एक तरह से जो सपने में जो कार्य होता है, जो चेतन मन में हम कार्य नहीं कर पाते, उसकी पूर्ति, इच्छा की पूर्ति कहाँ होती है? सपने में जाकर होती है, तो वो अर्धचेतन मन में होता है। मन किस अवस्था में होता है उस टाइम पर? अर्धचेतन मन में। तो अचेतन मन जो होता है उसका, ये जो चीज़ है इसका अध्ययन करती है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान की विद्यार्थी के मन में कौन सी बात है, तो इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करती है अचेतन मन का। और अगला क्या है कि अगला है मनोवैज्ञानिक प्रयोग। कौन सा कार्य करती है? मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का कार्य करती है। अनेक प्रयोग मनोविज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। मनोविज्ञान किसका कार्य करती है? मनोवैज्ञानिक प्रयोग मनोविज्ञान के द्वारा किए जाते हैं कि विद्यार्थी को क्या करवाना चाहिए, क्या किस लेवल का कार्य इससे करवाना चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है। कौन सी विधियों का निर्माण? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन सी होती हैं? शिक्षण विधि, शिक्षण करवाने के तरीके, शिक्षण विधियों का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर। कि शिक्षण विधि, जो शिक्षण में पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनका निर्माण किस आधार पर, किस तरीके से किया जाना चाहिए, तो वो उनका निर्माण करने में सहायता करती है। क्या करती है? शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान क्या करती है? मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करती है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करती है मनोविज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य की, इसका मेंटल स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है या गलत है, तो उसका किस तरीके से समाधान किया जाना चाहिए, किस तरीके से उसका उपचार किया जाना चाहिए, पहले तो उसको जानती है मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, निदान करती है और फिर उसका उपचार करती है। और मनोविज्ञान क्या करती है? अभिप्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। मनोविज्ञान के द्वारा विद्यार्थी को क्या किया जाता है? अभिप्रेरित किया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए मनोविज्ञान को अभिप्रेरित किया जाता है। और उसका लास्ट में क्या होता है कि मापन एवं मूल्यांकन। मनोविज्ञान के द्वारा मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन मनोविज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र? अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अध्ययन, और मनोशारीरिक तत्व विद्यार्थी के अंदर जो मेंटल तत्व होते, शरीर के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, जैसे शारीरिक तत्व भी, जैसे जैसे विद्यार्थी का विकास होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो उसके शरीर में भी अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के अनुसार ही उसका मन बदलता रहता है विद्यार्थी का। तो उसका अध्ययन कौन करती है? मनोविज्ञान करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता कि सारे व्यक्ति, सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, तो उनमें किसी न किसी तरीके से विभिन्नता पाई जाती है। तो उन विभिन्नताओं को स्पष्ट कौन करती है? मनोविज्ञान करती है। मानसिक प्रक्रियाएं, मन में अनेक धारणाएं जो चलती रहती हैं, विद्यार्थी के मन में अनेक धारणाएं चलती रहती हैं, तो उन प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या करता है? मनोविज्ञान करता है कि इस विद्यार्थी के अंदर कौन सी धारणा चल रही है, क्या करना चाह रहा है, तो उसका अध्ययन करके और मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन करके उसका पता शिक्षक को चलता है। पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि पाठ्यक्रम का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है कि कौन से स्तर के बच्चे के लिए कैसा पाठ्यक्रम चाहिए, किस लेवल के बच्चे के लिए कैसा पाठ्यक्रम चाहिए, किस
क्षमता के बच्चे को कैसा पाठ्यक्रम चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग बोझिल पाठ्यक्रम नहीं हो, उससे थोड़ा सा उच्च लेवल पे जा कर के मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको उसी तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर उच्च शिक्षा में जा कर के वो जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ता है, उसी तरीके से उसका पाठ्यक्रम बढ़ता चला जाता है। अचेतन मन का अध्ययन, अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है कि अचेतन मन, इसके अंदर ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जिनको ये पूरी नहीं कर पाए या कर ली हैं, उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? अचेतन मन के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग, अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, तो वो किसके आधार पर किए जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर किए जाते हैं। शिक्षा के सुधार के लिए अनेक जो प्रयोग किए जाते हैं वो हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोग। शिक्षण विधियों का निर्माण, जो शिक्षण टीचिंग मेथड, जो शिक्षण करवाने के जो तरीके होते हैं, विधियां होती हैं, उनका निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर, कि प्राथमिक लेवल के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, मिडिल लेवल के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और अपर लेवल के बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो उस तरीके के जो विधियां हैं पढ़ाने की, उनका निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, मानसिक मेंटल हेल्थ का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। और विद्यार्थी का उपलब्धियों का, रुचियों का, अभिवृत्तियों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। और तो ये क्या है? मनोविज्ञान के क्षेत्र। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, उसे अब हम पढ़ेंगे। तो ये हुए मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान क्या है? तो सबसे पहले है मानवीय अभिवृद्धि। मानवीय अभिवृद्धि एवं विकास। विद्यार्थी की अभिवृद्धि और विकास का मनोविज्ञान अध्ययन करता है और उसी के अनुसार व्यवस्था की जाती है। अधिगम प्रक्रिया, दूसरा क्या है योगदान? अधिगम प्रक्रिया का ये अध्ययन करता है। अधिगम प्रक्रिया का, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का ये अध्ययन करता है। और विशिष्ट बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। पहले तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन करता है और बाद में उसी के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा का ये शिक्षा की व्यवस्था करती है। क्या? मनोविज्ञान। अब विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक सामान्य तरीके से बता देता हूँ। प्रतिभाशाली बालक, जिसे हम विशिष्ट बालक कहेंगे। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक, इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक, क्रिएटिव, सृजनशील। प्रतिभाशाली वो होते हैं जो औसत बच्चों से बुद्धि लब्धि में ज़्यादा होते हैं। उसे एक तरह से हम क्रीम बच्चे जिन्हें कहते हैं, उसे वो होते हैं प्रतिभाशाली। मंदबुद्धि जो औसत बच्चों से थोड़े कम बुद्धि के होते हैं, निम्न बुद्धि के होते हैं, उसे कहेंगे मंदबुद्धि। सृजनशील बालक वो होते हैं जिनके अंदर नए नए निर्माण करने की उनके अंदर क्षमता होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि थ्री इडियट्स पिक्चर देखी हो, तो उसमें जो रणछोड़ दास चांचड़ था, वो कैसा बालक था? सृजनशील बालक। उसके अंदर एक नए कार्य करने का मन था, तोड़ना फोड़ना, नए निर्माण करना। तो ये कैसे बालक होते हैं? विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालकों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करना किसका कार्य? विशिष्ट बालकों का पहले तो पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? मनोविज्ञान के द्वारा। और उनको उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है।
चौथा है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। क्या? मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान का मतलब है कि मेंटल हेल्थ, विद्यार्थियों का मन, मेंटल बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, उसमें कोई अव्यवस्था तो नहीं है, अस्वास्थ्य का कोई कारण तो नहीं है। तो ये मनोविज्ञान के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। और स्मृति और विस्मृति, स्मृति और विस्मृति, स्मृति और विस्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? मेमोरी को। स्मृति, मेमोरी, याददाश्त, याददाश्त और भूलने का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। स्मृति और विस्मृति, इसका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। शिक्षण विधियों के निर्माण में योगदान मनोविज्ञान के द्वारा किसके योगदान? शिक्षण विधियों, शिक्षण विधियों के निर्माण में योगदान, शिक्षण विधियों के निर्माण में योगदान। और व्यवहार अध्ययन की पद्धति, सातवां है व्यवहार अध्ययन की पद्धति। व्यवहार अध्ययन की पद्धति अलग अलग होती हैं, केस स्टडी मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, तो अलग अलग आगे आगे आएंगी तब हम पढ़ेंगे। तो व्यवहार अध्ययन की पद्धति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मनोविज्ञान के द्वारा। और यांत्रिक व्यक्तित्व, यांत्रिक व्यक्तित्व का अध्ययन, यांत्रिक व्यक्तित्व का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। यांत्रिक व्यक्तित्व का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। तो ये सैद्धांतिक क्या है? योगदान है। और कुछ प्रैक्टिकल योगदान जो हैं, प्रायोगिक योगदान, वो मैं बताऊंगा आपको कि प्रायोगिक योगदान कौन कौन से मनोविज्ञान के। प्रायोगिक योगदान और प्रायोगिक योगदान में क्या क्या कार्य हैं कि मनोविज्ञान क्या क्या कार्य करता है। जो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल योगदान है, उसमें है नंबर 1 पाठ्यक्रम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। पाठ्यक्रम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। दूसरा है सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जो शिक्षण के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं चलती हैं उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहती हैं। कक्षा शिक्षण तो एक क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है कि थ्योरी की पूर्ति होती है, जिसे कहते हैं हम सैद्धांतिक। और जो प्रायोगिक और जो उसके साथ साथ अन्य चलने वाली जो खेल है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लाइब्रेरी है, और मन संचालन है, नेतृत्व क्षमता है, और जो भी कार्य थ्योरेटिकल के अलावा जो भी कार्य होते हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उनका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। कि विद्यार्थियों को पढ़ने के अलावा और कौन कौन सी क्रियाओं में रुचि जागृत विद्यार्थियों की जानी चाहिए। विद्यालय समय सारणी का निर्माण, विद्यालय समय सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। विद्यालय समय सारणी, समय सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। कैसे? मनोविज्ञान के द्वारा सुबह सुबह बच्चे फ्रेश मूड में आते हैं, तो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि पढ़ते होंगे तो सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा? जो टाइट सब्जेक्ट होंगे उसका पीरियड फर्स्ट होगा। फिर इंटरवल के बाद का जो पीरियड होगा वो भी टाइट सब्जेक्टों का पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे विद्यार्थी का फ्रेश दिमाग होता है, तरोताज़ा दिमाग होता है। तो जो कठिन हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको वो सीख लेता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल सब्जेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बोर होता जाता है, मानसिक थकान उसको होती रहती है। तो उस तरीके से फर्स्ट पीरियड हार्ड, फिर उससे लो, फिर उससे लो, ऐसे निर्माण किया जाता है किसका? विद्यालय समय सारणी का। तो ये किसके आधार पर किया जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर। और लोकतांत्रिक प्रबंधन एवं प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रबंधन एवं प्रशासन, लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा, लोगों का
प्रबंधन की सभी जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही कार्य दिया जाना चाहिए। तो जो जैसा कोई भी व्यक्ति किस तरीके का है उसका पता कैसे चलेगा? मनोविज्ञान के आधार पर उसका अध्ययन किया जाएगा। तो जो जैसा है उसको वैसा ही कार्य दिया जाता है। और प्रशासनिक व्यवस्था भी उसी तरीके से किया जाती है कि प्रशासन कौन संभाल सकता है, किसमें वो एबिलिटी होती है, तो उसका अध्ययन कौन करेगा? मनोविज्ञान करेगा। मनोविज्ञान के द्वारा पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, उसको उसी तरीके का कार्य दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रबंधन एवं प्रशासन किसके द्वारा सेट किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा। निर्देशात्मक तकनीक का प्रयोग, निर्देशात्मक का प्रयोग, निर्देशात्मक तकनीक का प्रयोग कि निर्देश दिए जाते हैं, गाइडेंस लोगों को, विद्यार्थियों को गाइडेंस किसके आधार पर दिए जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। जिस तरीके का विद्यार्थी है उस तरीके का ही उसको गाइडेंस दिया जाता है। विद्यालय अभ्यास पुस्तिका, छठा क्या है? विद्यालय अभ्यास पुस्तिका। विद्यालय अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका का निर्माण भी किसके आधार पर किया जाता है? मनोविज्ञान के आधार पर, कि जैसा विद्यार्थी है, जैसा स्तर है, उसी के अनुसार उसकी विद्यालय अभ्यास पुस्तिका तैयार की जानी चाहिए। तो ये मनोविज्ञान के शिक्षा में क्या कौन से योगदान हैं? प्रायोगिक योगदान है, और ये मनोविज्ञान के सैद्धांतिक योगदान हैं। सैद्धांतिक योगदान हैं, ये हमने पढ़ा। और मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। और मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है वो मैंने आपको समझाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।